दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। 14 दिसंबर को तख्त या तख्ता, 14 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वो तारीख है जिसका ऐलान खुद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से किया गया था। इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो 14 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे और 14 दिसंबर तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर इमरान खान की नामजद करदा मुज़ाकराती टीम के साथ कोई राब्ता ना किया गया तो फिर इमरान खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबेंस की कॉल का ऐलान कर देंगे और पहले मरहले में इस बात का ऐलान किया जाएगा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो अपनी आमदनी भेजते हैं, अपने जो अहल खाना है यहाँ पर मौजूद, उनकी कफालत के लिए वो उसको कम कर दें, यानी अगर वो 100 रुपये भेजते हैं तो वो 75 रुपये कर दें या 50 रुपये कर दें। इमरान खान साहब का ये ऐलान था। अब अगर इमरान खान साहब 14 दिसंबर को अपने ऐलान के मुताबिक इस तहरीक का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सैनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली भी इमरान खान साहब की इस कॉल की हमायत करते हैं और वो ओपनली अपने अपने हलकों के अंदर या मीडिया के ऊपर इस बात का इजहार करते हैं कि हम इमरान खान की कॉल पर अमल दरामद करेंगे और इमरान खान की कॉल को वेलकम करते हैं। इमरान खान की कॉल पर अमल दरामद के लिए जनाब हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान की आवाम को कायल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी रिटन ऑन द वॉल है, लाजमी है और इमरान खान साहब जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के कार्ड को टेबल पर लेके आए हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कार्ड टेबल पर आ ही गया है तो इस कार्ड ने अब जो है वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाना। अब इस कार्ड को खेलना या इस कार्ड को खेलने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से बिछाए जाने वाले इस पूरे के पूरे ड्रामे में आकर इस मामले को आगे लेके जाना, मुझे ऐसे लगता है जैसे अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए नागुज़ीर होता चला जा रहा है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमरान खान साहब ने जानबूझकर इस कॉल को अपनाया और खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए ये जो जाल है या ये जो चाल है वो चली। इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान के इस जो चाल है उसको वापस इमरान खान के ऊपर कैसे उल्टाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक और खबर की जिसका ताल्लुक भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसी 14 दिसंबर की कॉल के साथ मिलता है, क्योंकि इसके अंदर इमरान खान साहब की बहन का जिक्र, और ये वो बहन है इमरान खान साहब की जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों के लिए राय आमा को हमवार कर रही हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं वो इंसानी हकूक और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसकी बिल्कुल एक मुनाफी सूरत हाल है जो पाकिस्तान में इस वक्त पैदा हो चुकी है। लिहाजा इस सूरत हाल के तनाजुर में आलमी बरादरी को पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जो मौक़िफ़ है अलीमा खान साहिबा का, उस मौक़िफ़ को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बिल्कुल वैसे ही मुस्तरद कर रहे हैं जैसे अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के बयान को मुस्तरद करते हुए न झूठा करार दे दिया। अब इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमरान खान की बीवी को भी झूठा करार दे दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने इमरान खान की बहन यानी अलीमा खान को भी झूठा करार दे दिया, यानी ये इस्टेब्लिश कर दिया कि पैन झूठियां का खानदान है। अब अगर ये झूठों का खानदान है तो इनकी तरफ से जो भी चीज सामने आएगी वो इस्टेब्लिश्ड झूठी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जनाब मैं पेशावर से लेकर पेशावर तक यानी पेशावर से रवानगी से लेकर पेशावर वापसी तक इस सारे सफर में मैं बुशरा बीबी के साथ था और वो ये बात कैसे कह सकती हैं कि मैं उनको अकेला छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को झूठा करार दे दिया। बिल्कुल वैसे ही अगर अलीमा खान रियान ग्रिम को इंटरव्यू या ऑस्ट्रेलियन टीवी को इंटरव्यू के दौरान इस बात का इजहार करती हैं कि ये जो फाइनल कॉल के दौरान मार्च हो रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो इस दौरान जो मुलाकातें हुई हैं बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के चंद नुमाइंदों के साथ, तो उस मुलाकात में इमरान खान की रिहाई का फैसला हो गया था। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि 20 तारीख तक यानी 15-20 दिनों के बाद इमरान खान की रिहाई अमल में लाई जाए।
जबकि इमरान खान ये चाहते थे कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये बात अलीमा खान कह रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर, और उस बात का जो मलबा है वो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के ऊपर डाल रही थी। बैरिस्टर गौहर ने इन सवालात के ऊपर जियो टीवी को एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि ना तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई बातचीत हुई, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इमरान खान की रिहाई के लिए किसी तरह की कोई ऑफर की। लिहाजा अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये कहना कि जनाब मेरे पास ये ऑप्शन थी या इस्टेब्लिशमेंट ने ये पेशकश की थी कि जनाब आप इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें, हम 20 दिनों के बाद इमरान खान को रिहा कर देंगे, उनका ये कहना था। थोड़ा सा बंदा ढके छुपे अंदाज में ये बात कहता ना, उनका ये कहना है कि जो थी क्या नाम लेते हैं अलीमा खान साहिबा, उनको शायद मेरी किसी बात से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने ना इस तरह की कोई बात की है, ना ही इस तरह की कोई बात करने का मेरा इरादा था, और ना ही उनका ये कहना था कि 24 नवंबर या इससे कबल उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, और ना ही ये जो गुफ्तगू है इमरान खान की रिहाई के लिए ये किसी तरह की जो है वो सामने आई। अलीमा खान ने इस हवाले से जिक्र किया था कि जनाब संगजानी तक ही रुक जाएं, वहां से आगे ना जाएं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो किस हद तक जाकर जो हकायक हैं उनको मस्क कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा पिछली वीडियो के अंदर, कल वाली जो एक वीडियो मैंने की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्रैकडाउन है सोशल मीडिया के ऊपर वो हो रहा है, फिर मैंने आपको रियान ग्रिम के साथ मुहतरमा अलीमा खान का एक इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। 32 मिनट का, तकरीबन 33 मिनट का वो इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में रियान ग्रिम को ये जो है अलीमा खान, ये बिल्कुल ऐसे ही बेसरोपा बगैर किसी सबूत के बस बातें किए जा रहे हैं, हालांकि उनकी इससे ऐसे झूठों का जो पर्दा है वो भी फाश कर दिया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फेक न्यूज़ वॉचडॉग, और उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ये जो मैसेकर का लफ्ज़, कत्लेआम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ना सिर्फ 100% गलत है, बल्कि इसका हकायक के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब फेक न्यूज़ वॉचडॉग का ये कहना है कि पीटीआई के एहतजाज के दौरान फेक न्यूज़ की भरमार हुई थी। उनका ये कहना था कि एहतजाज के दौरान मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक के मालूमात के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्ख करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि वजीर दाखिला से मंसूब आज़ाद कश्मीर के शहरियों से मुतल्लिक खुद साख्ता खतरनाक बयान ज़ेर गर्दिश रहा। बानी पीटीआई की मुबैना वीडियो पैगाम से मुतल्लिक भी जाली खबरें चलती रहीं। अली अमीन बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक भी जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बयानिया है कि सैकड़ों लोग मारे गए, उस पर ये जो है ये जो फेक न्यूज़ वॉचडॉग है उसकी रिपोर्ट में ये बात का जिक्र किया गया है कि पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के मनफी असरात मुरतब हुए। उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई चीज़, कोई सबूत टेबल पर मौजूद ही नहीं है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं इस एहतजाज के दौरान। उसमें उन्होंने अडयाला जेल से इमरान खान की मुंतकली और आर्मी अकेडमी से 600 नौजवानों के इस्तीफे की जो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे उन खबरों को भी बेबुनियाद करार दिया। उनका जनाब इस तरह की कोई खबर जो है वो दुरुस्त ही नहीं थी। इसी तरीके से असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बनाया जाना, महमूद अचकजई की सेहत के हवाले से, कासिम सूरी की तरफ से बानी पीटीआई को पागल करार देने के हवाले से, ये जो तमाम खबरें हैं ये ना सिर्फ झूठी इस्टेब्लिश हुए हैं बल्कि इन खबरों की बुनियाद का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सुबकी कराई जाए और इस बात को इस्टेब्लिश किया जाए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए। ये जो फेक न्यूज़ वॉचडॉग है उसने वो जो कंटेनर से जो नमाजी गिरा था नीचे, उसके हवाले से भी कहा कि पहले नमाजी का जिक्र किया गया, बाद में पता चला कि वो वीडियो बना रहा है, फिर उनके नीचे गिरने के बारे में ये खबर फैलाई गई और उसको इंटरनेशनली एक आलमी खबर के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि देखें किस कदर ब्रूटल एक्ट हुआ है। नमाज पढ़ते हुए शख्स को नीचे फेंक दिया गया, उसकी गर्दन का मनका टूट गया और वो मर गया, और बाद में वही मरा हुआ शख्स
ना सिर्फ जिंदा होता है बल्कि वजीर अला हाउस में जाता है और वजीर अला हाउस में जाकर वो मुलाकात करता है अली अमीन गंडापुर से। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो बिल्कुल भी वो नहीं पोर्ट्रे करती हकीकी सूरत हाल को। और फेक न्यूज़ वॉच डॉग का ये कहना है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सद्देबाब से मुतल्लिक हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। और ये वही सिलसिला है जो खुद बानी पीटीआई के अहले खाना या उनके करीबी लोग चलाते हैं, जिसका इजहार अभी कल अली अमीन गंडापुर ने किया है और आज जो है वो जिक्र सामने आ गया है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से। अब बंदा किधर जाके सर फोड़े, सूरत हाल अब हमारे सामने है। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जो माजी में भी हमारे सामने रही, और इसका तदारुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तदारुक नहीं होगा इमरान खान साहब को इनफैक्ट सोशल मीडिया से हल्लाशेरी मिलती रहेगी। और इसी हल्लाशेरी की बुनियाद पर इमरान खान साहब अजीबोगरीब कार्ड खेलते रहते हैं। लॉन्ग मार्च का कार्ड खेल दिया, जलसों का कार्ड खेल दिया, जुलूसों का कार्ड खेल दिया, कैरेक्टर असैसिनेशन का कार्ड खेल दिया, फाइनल कॉल का कार्ड खेल दिया। बस एक कार्ड नहीं खेलना, वो कार्ड है हकीकी पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात का, क्योंकि ये वाला कार्ड खेलने से आप ट्रूली डेमोक्रेट साबित हो जाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी बात ही जो है वो गुफ्तगू का नाम है, और इमरान खान साहब को गुफ्तगू से चिढ़ है, लिहाजा यही एक कार्ड है जो इमरान खान ने नहीं खेलना, बाकी कार्ड खेल लेने हैं। अब इमरान खान ने ये जो सिविल डिसओबेंस का कार्ड खेला है, ये इमरान खान को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि, बल्कि शायद इल्म भी होगा कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था कि पीटीआई के बैन होने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा सामने आ जाएंगे। और जैसे ही इस कार्ड को खेला इमरान खान ने, जैसे ही 14 दिसंबर को इमरान खान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जनाब हम ये जो सिविल डिसओबेंस है इसका आगाज़ करने लगे हैं और खैबर पख्तूनख्वा इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जनाब वाट लग जानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए अगले तुले बैठे हैं, अगले एक लम्हे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर आए। ये तो इनको दुआएं देनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी को, नवाज शरीफ को, जो ये कहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को, जो ये कहते हैं कि यार इनको अगर आपने बैन कर दिया तो ये मुसीबत, ये जो जनाजा है ये हमें ज़बरदस्ती हमारे गले पड़ जाएगा और हम ये जनाजा नहीं उठाना चाहते। अदरवाइज तो अगले बिना कुछ है ना तुले बैठे हैं। अब इस चक्कर के अंदर होगा क्या? ये होगा कि इमरान खान साहब के वो तमाम लोग जो इसकी हमायत करेंगे, इस सिविल डिसओबेंस की हमायत करेंगे और पब्लिकली इसकी हमायत करेंगे और ये कहेंगे जनाब ये कॉल बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो इनफैक्ट दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 63 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा इकदाम करने जा रहे हैं जो दस्तूर पाकिस्तान के मुनाफी है। और वो हल्फ जो उन्होंने लिया हुआ है बतौर रुकन असम्बली, बतौर सूबाई असम्बली, वो उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। और जैसे ही ये बयान मीडिया पर आएगा, रिपोर्ट होगा, उनकी अपनी जुबान से जारी होगा, तो जनाब उनको आर्टिकल 62 और 63 के तहत वो अपनी रुकनीयत खो देंगे। वो ना इलेक्शन लड़ पाएंगे और ना ही वो असम्बली का रुकन बरकरार रह पाएंगे। और ये एक बड़ी ही ट्रिकी मामला है। और इसी वजह से इमरान खान साहब की तरफ से जो पहला मरहला है उन्होंने सिविल डिसओबेंस को भी, जिस तरह वो नहीं कहता अली अमीन गंडापुर हमने 17 हमले करने हैं, सिविल डिसओबेंस को भी उन्होंने शेरशाह सूरी ही बना दिया है कि पहले मरहले के अंदर जनाब हमने तरसीलात ज़र को रोकना है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का कानून जो है वो अमल दरामद नहीं होगा। अलबत्ता ये बात मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जो से रुकने असम्बली ने इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब हम इस सिविल डिसओबेंस का हिस्सा हैं, वो फारग है, वो दोबारा आपको असम्बली में नजर नहीं आएगा। और जैसे ही वो ये ऐलान करेगा, इलेक्शन कमीशन मुंतजिर होगा, वो पीटीआई से उसका मुसद्दका कॉपी मंगाएगा और कॉपी की बेस के ऊपर फैसला कर देगा रुकने असम्बली। उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर और वहां पर फरियादें डालेगा कि जनाब मुझे बहाल कर दे, लेकिन बहाल नहीं होना। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करेगी कि जनाब हम दस्तूर पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकलकर एहतजाज करना चाहते हैं, तो वो इनफैक्ट दस्तूर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। ये कहना कि टैक्स पे ना किया जाए, ये कहना कि बिजली के बिल पे ना किए जाएं, ये कहना कि जनाब गैस के बिल ना पे किए जाएं, ये इनफैक्ट रियासत के खिलाफ एक अमल है जो दस्तूर पाकिस्तान की हदूद से बाहर है। माजी में जब इमरान खान ने ये एक्ट किया था तो उस वक्त रियासत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की, अदालतें इमरान खान की पुष्ट पनाही कर रही
रही थी। इस मौके पर वो सूरत हाल नहीं है, लिहाजा इमरान खान ने ये जो सोया हुआ शेर जगाया है, ये जो फनियर उसने हाथ में पकड़ा है, इसका डंक अब उसको लगे ही लगे। ये जो शेर जिसको उसने जगा दिया है, ये शेर अब उसको चीड़े और फाड़ेगा भी, ये बात तय है। अगर इमरान खान ने अपनी सिविल डिसओबेंस की इस कॉल को वापस ना लिया तो इमरान खान का जो अंजाम है वो रिटर्न ऑन द वॉल है। अब वो इमरान खान उसको कब पढ़ता है, ये अब उसकी अपनी मर्जी है। गेम इमरान खान के हाथ में है और इमरान खान जब चाहे अपने हाथों से ही अपनी जमात को कब्र की वो जो है ना वो उतार सकता है। इट्स अप टू इमरान खान। और इमरान खान, मुझे जिस तरह की उनकी ज़हनी सलाहियत है, मुझे इस बात का यकीन है कि वो इस बम को लात मारे ही मारें और इस मर्तबा ये बम फटे ही फटे, किसी को इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। अपनी अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।